अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। सानहा गुल प्लाजा के बाद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो अहम सियासी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान लफ्जी जंग बढ़ती जा रही है। अब MQM सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के ख़राब हालात का जिम्मेदार ठहराती है, तो बदले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM को तनकीद का निशाना बना रही है। और यूँ एक कौमी सानहा जिसमें दर्जनों जानें चली गईं, मुसलसल सियासत की नज़र होता जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का है या लवाहिकीन के साथ खड़े होने का है। सियासी जमातों को इस वक्त एक दूसरे पर तनकीद करनी चाहिए या मिल बैठकर मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ठोस इकदाम लेने चाहिए। कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालिबा सामने क्यों आ रहा है? MQM को इस वक्त 18वीं तरमीम का खात्मा क्यों नागुज़ीर लग रहा है? और MQM की जानिब से कराची बचाओ तहरीक के आगाज़ का आने वाले वक्त में मुल्क की सियासत पर क्या असर डालेगा? इस सब पर और मुल्क की सियासत से जुड़े दीगर अहम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये एकदम से जो है वो सियासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM सामने दिखाई दे रही है, जो कि दोनों एलाई हैं मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत के, और हुकूमत भी इसके अंदर अपना रोल अदा करती हुई दिखाई दे रही है, सियासत को बढ़ावा मिल रहा है। तो क्या बताइएगा, ये कौमी सानिहात के ऊपर ऐसे सियासत एकदम से शुरू हो जाती है? देखें, ये जो जो आपने चूंकि सियासी इत्तेहादों की बात की, तो ये मजबूरी के सौदे हैं। जी और भानमती का कुनबा, कहीं की कहीं का रोड़ा, और मिलजुल के सबने जोड़ा। और ये हमेशा से होता है पाकिस्तान में भी। और इमरान खान कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूंगा, इनके साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। तो उन सब के साथ इत्तेहाद किया। जी और जी ये बाकी पार्टियां तो मतलब माशाल्लाह इत्तेहाद करने में मास्टर हैं। MQM हो, पीपल्स पार्टी हो और नून हो, ये तो पुराने इत्तेहादी चल रहे थे। जी तो अब जब आती है मुश्किल, तो फिर आ जाती है कारकर्दगी की बात। जब मरियम नवाज पंजाब में सैलाब के ऊपर पूरी पंजाब गवर्नमेंट वज़रा उनके दौड़ रहे थे, और बिलावल ने कसूर जाके कहा कि पंजाब गवर्नमेंट बेहतरीन काम कर रही है, और जब वो गिलानियों के हाथ चढ़े मुल्तान में, हम्म। तो वहां से BISP की आवाज आई, और फिर मरियम नवाज ने एक भरपूर जवाब दिया पंजाब के ऊपर। ठीक। आपको पता है, फिर एक लड़ाई बड़ी थी, मैंने थोड़ा सा जी लंबा बिल्कुल। जवाब कर दिया, और फिर उसको संभाला गया, और माफी के मुतालबे थे, किसी ने माफी नहीं मांगी कि भैया आप काम करें ना। देखिए, सूबों को पैसे एक जैसे मिल रहे हैं NFC से, बाकी अपनी अपनी आमदनी, और बिलावल के बकौल सबसे ज्यादा पैसे तो सिंध इकट्ठे कर रहा है। तो अभी तो अल्लाह ने बचा लिया। वहां पे लाहौर में जो एक होटल का वाकया हुआ, तो कंपैरिजन आग से आग का कर लें, बिल्डिंग से बिल्डिंग का कर लें। ठीक है। तो ना तो कराची शहर कहीं दूर था, ना लाहौर शहर कहीं दूर था सहूलतों से। ये सब कुछ मौजूद होने के बावजूद जो कारकर्दगी नजर आई, तो वो तो नूरी सालों का फासला नजर आया आपको। कराची जहां पे सब कुछ सबसे बेहतरीन होना चाहिए था, सबसे बदतरीन नजर आया। कराची में एक लाहौर और भी मसला है ना राना साहब के, एक जमात कहती है कि दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 साल हो गए हुकूमत कर रही है, लेकिन कोई जो है वो वहाँ पे उनके बकौल जो है वो कोई वहाँ पे काम नहीं हुआ है और जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं वो मौजूद हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जो MQM है उसने वो भी वहाँ पर हुक्मरान रही है। फिर एक दूसरे के ऊपर वो जो उनके अदवार हैं उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्डिंग्स का जो एक ऑडिट होना चाहिए, जो एक प्रॉपर काम होना चाहिए इन सारे मसाइल को रोकने के लिए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये सानवी हैसियत रखती है बात। असल बात ये है कि जो रेस्क्यू होना था वो क्यों नहीं हुआ। जी जो फायर ब्रिगेड्स को पहुंचना चाहिए था, जो केमिकल चाहिए था आग बुझाने के लिए, वो कहाँ था। ठीक। अगर सड़क टूट रही थी एक अरसे से और वो नहीं बन रही है एक साइड से, तो वो कसूर किसका है? वो क्या MQM पे डालेंगे आप? सबसे पहले हुकूमत वक्त को अपना जवाब देना होता है। ठीक ये है। नहीं कह सकते आप कि जी वो जमात इस्लामी पे डाल दें। भाई, बिल्डिंग अप्रूवल सब कुछ सारे इस गंगा में सबने हाथ धोए हुए हैं, जो भी कह लें, और सबने काम किया। MQM ने भी किया, जमात इस्लामी ने भी किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की बात हो रही है कि आप नाकाम क्यों हुए, और ठीक। लाहौर में वो कामयाब कैसे हो गए। इसका मतलब है कि जो गवर्नेंस के इशू है, सबसे पहले तो उसको आप एड्रेस करेंगे ना, कि जी। और कराची में कोई पहला वाकया नहीं हुआ, ये भी बात है ना, फैक्ट। तो फिर जवाब तो पहला पीपल्स पार्टी का बनता है। बाकी बातें मैं समझता हूं, अगर इसकी इंक्वायरी ठीक हो जाए, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि वहां बदतरीन हालात क्यों हैं, शहरी क्यों तंग है।
वहाँ क्यों वजीर लोग कहते इत्तलात हैं कि साहिबा जो मरियम हैं, जो मरियम एमक्यूएम नवाज की। को बुलाते हैं वहां खड़े होके, वो क्यों कहते हैं लोग? इसलिए कि उनके सामने एक मॉडल लाहौर का मौजूद है और एक नई चीफ मिनिस्टर है जिसने पहली दफा असेंबली का रुख किया, पहली दफा वो वजीर आला बनी। और कायम अली शाह साहब से लेके और आज तक मुराद अली शाह साहब, ये जद्दी पुश्ती वज़राए आला आ रहे हैं। अब्दुल्ला शाह साहब इनके मरहूम वालिद भी वजीर आला थे। भाई आपने कुर्सी ली है, आप बिलावल के ऊपर इल्जाम लगा दे, फलां कर दे, बड़े आप मुस्तैद होके फंड्स लेने के लिए। मैं आपको बताऊं, चारों वज़ीर आला में से सबसे बेस्ट तैयारी मुराद अली शाह की होती है। इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेट डर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या क्या पॉइंट लाएंगे, क्योंकि पैसे इकट्ठे करके ले जाने हैं। जब ले जाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? ये वो इशू है जो सिंध का अलमिया बन गया है, क्योंकि हमें राना साहब, आम आदमी अब का फायदा एमक्यूएम की चाहिए ना। जानिब से जो है वो कराची बचाओ तहरीक का ऐलान कर दिया है। एक वाक़या हुआ है गुल प्लाजा का, और एमक्यूएम इससे पहले जो है वो विफाक में भी एलाई है, वहाँ पर भी हुकूमत के अंदर जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठी है। तो ऐसे मकामात पर तो ये फिर इस मौके की जो मुनासिबत है और जो एक टाइम है, इसका टाइमिंग है इस सारे मामले की, तहरीक की, वो थोड़ी लोगों को अलार्म कर रही है कि अब अचानक से जब ये इतना बड़ा सान्या हुआ है तो एमक्यूएम जो है कराची बचाओ तहरीक की बात कर रही है, तो क्या कहिएगा? अब बिल्कुल एमक्यूएम ने भी सियासत किया ना। उनके पास अब वहां रेस्क्यू करने के लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। लिहाजा जब हुकूमत वक्त फंस गई है तो लोगों ने सियासत शुरू कर दी। और एमक्यूएम क्यों ना खेलेगी? बात तो ये है ना कि वो कह रहे हैं कि हमें तो जीतने ही नहीं दिया, हम जीत रहे थे। पीटीआई कह रही है हमें हरा दिया। पीपल्स पार्टी को तो मेयर मिल गया। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत 17 साल से मौजूद है, मेयर पहली दफा आया ना कराची में। जी तो बिल्कुल। फिर मकाम भी फकीदुल मिसाल होने चाहिए थे। मेयर साहब, मैं उस पे नहीं जाऊंगा कि वो वहां क्यों नहीं थे, क्योंकि इंसानी बस में नहीं होता कि अगर एक बंदा इस्लामाबाद आया हुआ है तो वो टाइम पे ही पहुंचेगा ना, फिर फ्लाइट जी लेके वापस आएगा। बिल्कुल जिस भी बिल्कुल। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मौके पे क्यों नहीं थे, मौके पे इंतजामिया क्यों नहीं थी। उन्होंने तमाम रास्ते बंद करके सिर्फ जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उनको क्यों नहीं घुसने दिया? उनके पास केमिकल्स की कोई कमी थी तो दूसरे सूबे से जहाज पे पकड़ के ला सकते थे। चीजें जो मर्जी करनी थी, स्पेशल प्लेन इन सब पर्सनैलिटीज को लाने ले जाने के लिए हो सकते हैं। मैं ये तब कह रहा हूं कि अगर हम ये कहें कि वहां नहीं था, अव्वल तो ये बात है कि ये क्यों नहीं था। यही वो सवाल है जिसका जवाब पीपल्स पार्टी को देना है। उसके ऊपर वो सारी जगह पे इल्जामात लगाती है सिवाय इस बात का जवाब देने के। लेकिन देखिए ना, एमक्यूएम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दें। अब ये बड़ा अजीब सा मुतालबा है, आप भी यहाँ पर जानते हैं कि ये सियासी तौर पर, आइनी तौर पर क्या ऐसा मुमकिन भी है? अब ये इस किस्म की गुफ्तगू करने से या इस तरह के मामलात करने से क्या मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, जब आप दबाएंगे ना लोगों को तो फिर सवाल उठाएंगे लोग। तो कराची तो कभी सिंध का हिस्सा नहीं था ना, तारीखी तौर पे तो कराची तो अलग था। ये अब हमें नजर आ रहा है कि पता नहीं जैसे सदियों से कराची सिंध का हिस्सा है। अरे भाई नहीं था, वो फेडरल कैपिटल के तौर पे भी नहीं था, वो विफाक का हिस्सा था पहले भी, जब अयूब खान यहाँ पे हुक्मरान थे। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये जो आजकल हम सुन रहे हैं ना कि जी पता नहीं क्या हो जाए, भाई कराची सिंध का पार्ट नहीं था। इस बात को मान लें। जब आप मान लेंगे और जब अब आ गया है तो लोग वहां क्यों मुतालबा कर रहे हैं आपसे? क्योंकि आप वहां से पैसे कमाते हैं और खर्च वहां नहीं करते। जी। इसका कोई जवाब है? मतलब वो तनकीद होती है कि जी तख्ते लाहौर पे बहुत पैसे लगते हैं, तख्ते लाहौर डिलीवर कर रहा है ना, अब तो तमाम 25,000 देहातों में पहुंच गया है, सुथरा पंजाब में। अब हमें मिसाल तो देनी पड़ेगी ना। क्यों वजीर आला सुहेल अफरीदी ने केपी में से निकले, पंजाब गए, लेकिन उन्होंने पंजाब के ऊपर तरक्याती काम पे तनकीद नहीं की। उन्होंने सिंध की कि सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो तो अंदर तक गए थे सिंध में। तो आप बताएं, ये कारकर्दगी का बयानिया जो है, पीटीआई को भी समझ आ रहा है कि वहां चूरन बिक रहा है केपी में, यहाँ पे नहीं बिकेगा, क्योंकि जवाब वहां पे नहीं दे रहे हो कि उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दें। लेकिन एक लेकिन देखिए जो ना, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से जब ये सवाल उठाया जाता है कि क्यों नहीं पंजाब में जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते, इस्लामाबाद में क्यों बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए जाते, तो इसमें क्या गलत सवाल है? ये भी तो दुरुस्त सवालात है ना। 100% दुरुस्त है, इसको कोई भी नहीं कह सकता। मैंने कब कहा है कि बल्दियाती इदारे नहीं? मैंने तो बात की है कि इस वक्त सबसे पहला इशू आया है, अगर बल्दियाती इदारे पे चले जाएंगे तो फिर तो मेयर साहब को कराची में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। मेयर है ना आप, बल्दियात था तो आपने क्या कंट्रोल कर लिया? अगर पंजाब में मेयर नहीं है तो क्या इंतजामिया ने काम करना छोड़ दिया? मतलब इसका एक जवाब तो सियासी तौर पे ये हो गया। लेकिन बुनियादी जमहूरियत के तकाजे हैं जी कि बिल्कुल। बल्दियाती इदारे हों भी, मजबूत भी हों। केपी में बड़े पुराने हैं, वो आज भी वजीर आला को रास्ता रोका हरीपुर में लोगों ने कि यार हमें फंड तो दे दो। और वो जो यहाँ पे सिंध के अंदर है, कौन सी मसावी तकसीम हुई है पूरे सिंध में? अब मतलब अगर तकसीम सबसे ज्यादा होगी तो कराची में फंड जाएंगे ना, आबादी भी, कमाने वाला भी शहर।
आप खर्च ही नहीं करते, सारा शहर उधरा पड़ा रहता है। एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उसको टाइमलाइन पे मुकर्रर नहीं करते, जबकि आपके मुकाबले में जो खड़े हुए हैं, मुझे फिर पंजाब की बात करूंगा कि वहां पे टाइमलाइन से कम में अंडरपास भी पूरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सिर्फ आप ये जो तनकीद बराए तनकीद है ना, वो नहीं है चूरन। लेकिन मुकाबला लेकिन होना चाहिए कि बलदियाती आपने क्या काम इंतखाबात किया। का राना साहब समझाएं ना, आप सीनियर हैं। बिल्कुल, हम भी और ये समझना चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी समझना चाहते हैं। अगर चलें, कराची पे तो हमने तनकीद की है, हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पंजाब के हवाले से ये समझना चाह रही हूँ कि अब देखें, इस्लामाबाद की अगर हम फ़र्ज़ करें बात कर लें, तो इस्लामाबाद में जो है वो जब बलदियाती इंतखाबात की बाज़गश्त होती है, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, हर बार नया कोई या तो ऑर्डीनेंस आ जाता है इसके ऊपर, या कोई तरमीम आ जाती है, और आपको अच्छी तरह से ये भी अंदाज़ा है कि ये ऑर्डीनेंस और तरमीमें जो हैं ये क्यों लाई जाती हैं, सिर्फ जो है वो डिले टैक्टिक्स के लिए। तो इस्लामाबाद में भी इंतखाबात नहीं कराए जा रहे, तो इसके ऊपर आवाज़ तो उठनी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ जी 100% होने चाहिए, इस्लामाबाद में भी पंजाब में भी, डिले होना ही नहीं चाहिए। अब वो मई की बात कर रहे हैं, जी। अब इलेक्शन कमीशन में 20 फरवरी को ये दोबारा डेट लगी हुई है ठीक इसकी, है। पंजाब के बल्दियाती इदारों की। बिल्कुल होने चाहिए और बड़े खुल्लम खुल्ला जल्दी से जल्दी होने चाहिए, चाहे 2 मरहले में कराएं, 3 मरहले में कराएं। केपी ने भी मराइल में कराए थे, आप पंजाब में भी करा लें। आप इकट्ठे 9 डिवीजन के अंदर 34-36 जिलों में ना कराएं ना, आप बारी बारी 3-3 डिवीजन कर ले। 9 डिवीजन है पंजाब में, तो 3-3 डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन करा लो 15-15 दिन के वक्फे से, ठीक है। कोई इशू नहीं है, हो जाने चाहिए, लेकिन राना होने साहब, ये चाहिए। जो इस सारे बलदियाती तो चले एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन साथ में जो है वो 28वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, फिर वो 18वीं तरमीम की खात्मे की बाज़गश्त शुरू हो गई है। अब ये एनएफसी का मामला जो है वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और कुछ और जमातों की जानिब से भी जो है वो आवाज़ उसके ऊपर उठाई गई थी, और उस वक्त ये कहा गया था कि भाई इसको साइडलाइन कर दें, अभी इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन क्या अब ये दोबारा बात शुरू हो गई है? क्या अब 18वीं तरमीम में एनएफसी का मामला, सूबों के इख्तियारात का मामला दोबारा उठेगा? ख्वाजा साहब ने देखिए तो फ्लोर पे भी बोला ये। देखें, अगर पार्लिमानी वो जो लीडर भी हैं ख्वाजा आसिफ, जी। सिर्फ वजीर दिफा नहीं है, जी। उन्होंने बात कही है। बेशक आदम नज़ीर तारड़ ने कह दिया कि वो उनकी ज़ाती हैसियत में बात है, बिल्कुल कह दी, लेकिन आवाज़ तो है, मुतालबा भी मौजूद है, और उस मुतालबे की 2 चीज़ें आप समझ लें। बिलावल भुट्टो ने जो ट्वीट किया था 27वीं तरमीम से पहले कि क्या-क्या हमसे मुतालबात हो रहे हैं, हम्म, उसमें एनएफसी भी था, उसमें वज़ारतें भी थी। अच्छा, अब वज़ारतों का ढकोसले पे तो मैं पीपल्स पार्टी की नहीं मानने को तैयार। जैसे ही 18वीं तरमीम हुई थी, तो क्या किया था यूसुफ रज़ा गिलानी ने? कैड के नाम से एजुकेशन और हेल्थ इकट्ठी कर दी थी इस्लामाबाद में, लेबर मिनिस्ट्री नए नाम से डाल दी थी, इन्होंने एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे डाल दी थी, खुद ही पीपल्स पार्टी ने ये धंधा किया था। लेबर मिनिस्ट्री खुर्शीद शाह साहब के पास रही और उसको भी नया नाम बदल दिया, ठीक है? पैसे भी वहीं पे आते रहे, ईओबीआई जो अरबों रुपए के फंड्स है जहाँ पे स्कैम भी हुए पहले पीपल्स पार्टी के अपने दौर में, ठीक है? ये कहीं नहीं ना गई, लिहाजा ये नहीं मैं मानता कि जी एजुकेशन और उस पे नहीं मानते। हाँ, एनएफसी पे भी बिलावल भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे, अगर मुझे सही याद है, अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, 27 दिसंबर को, उन्होंने ये बयान दिया था, आपके इल्म में भी होगा नैयर, के अगर कोई विफाक को फंड्स का मसला है तो हम इस पे बात कर लेंगे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने भी ये बात कही थी जिस दिन 27वीं तरमीम पास हुई कि हम अलग से यानी अंदर पीपल्स पार्टी खाना के साथ बैकडोर कोई गुफ्तगू चल रही है, ये तो सिर्फ मेरा चल ख्याल रही है है, शोर इजहार हो रहा शराबा है, जो है वो और नहीं इजहार है। हो रहा है, इजहार भी हो रहा है। शहबाज शरीफ ने भी कहा था ना हम बात करेंगे, लेकिन और जाहिर है जमहूरियत इसी चीज का नाम है कि बातचीत होनी है। आप जब 26वीं कराते हैं, बिलावल कहते हैं भाई हुकर करो, कम कराएंगे, जबरदस्ती भी कराएंगे, तो अब अगर वही वो लोग पीछे भी बैठे हुए हैं, सामने भी वही हैं, मिलते भी, आप डिवोर्स में भी जाके फील्ड मार्शल से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से भी मिलते हैं, तो कर लेना यार, यहाँ पे भी बैठ के बातचीत कर लें कि क्या राना साहब, करना। आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, थोड़ा इस हवाले से भी बताइएगा। कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो अब दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर आ गए हैं, और वही 2 लोग जो हैं वो उनको इमरान खान की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो टॉक्स करेंगे, वो मुज़ाकरात करेंगे। तो कहीं बैकडोर कोई राब्ते शुरू हो चुके हैं, कोई मुज़ाकराती अमल शुरू करने के हवाले से हुकूमत के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊँ, लफ्ज़ चूँकि आपने कह दिया हुकूमत के साथ, तो हुकूमत के साथ तो राब्ते ओपन भी हैं, बैकडोर से भी हैं, और ये शुरू से हैं। ये एक दिन भी बंद नहीं हुए। कभी एलानिया बैठ जाते हैं, कभी स्पीकर के ऑफिस में बैठ जाते हैं। असल मुतालबा आखिरी दफ़ा इमरान खान का आया था कि फ़ौज ने बात करनी है तो मैं तैयार हूँ। फ़ौज का जवाब आया, हम किसी सियासी जमात से कोई बात नहीं करेंगे। डीजीआईएसपीआर ने पब्लिकली कहा, ठीक जो है। बात करनी है हुकूमत से करें। तो ये बात पीटीआई को सँभालनी है कि क्या महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनका वज़न सह लेंगे और इमरान खान उनको सहने देंगे?
क्योंकि जिस दिन इमरान खान से मुलाकात होनी है लोगों की, फिर पता चलेगा कि वो कहाँ खड़े हैं ज़हनी तौर पे। जैसे उन्होंने फील्ड मार्शल के लिए लफ्ज़ यूज़ किए डॉक्टर उज़्मा के बाद जो ट्वीट आया था, जिसके बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए और 3 नवंबर के बाद शायद अभी तक फिर कोई इमरान खान की मुलाकात भी नहीं हुई है। तो पाबंदियाँ तो मौजूद हैं कि जी, और बड़ा वाज़ेह जवाब आया कि जब आप फ़ौज में और अवाम में दरारें डालेंगे, तो फिर ऐसी सियासत की इजाज़त नहीं होगी। तो अगर सियासत आपने ओपनली करनी है, तो सियासी लोगों से ही बात करनी होगी। ठीक है। कितनी ठीक देर है। कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो जो गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू जो है वो बैकडोर राब्तों के हवाले से कर रहे थे कि ये कभी बंद नहीं हुए, ये हमेशा चलते रहे हैं। गो के हुकूमत की जानिब से कहा जाता है हम राब्तों के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सारी बातें अभी तक मीडिया पर ही हैं, कहीं पर कोई जमात इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अब हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सिक्योरिटी की जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे, अफगानिस्तान के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अफगान तालिबान रजीम की मुनज़्ज़म सरपरस्ती में फितना और खारिज की दहशतगर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक बार फिर अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के एक बड़े वाक़े में मुलविस पाया गया है। डेरा इस्माइल खान में जुमे के रोज़ शादी की तकरीब में खुदकुश हमला करने वाले शख्स की शनाख्त अफगान शहरी की हैसियत से हो गई है। अब 21 साला अब्दुर्रहमान नामी अफगान शहरी ने अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी की तकरीब में खुदकुश हमला किया था, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की वजह से दहशतगर्द अब बराह रास्त सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करने की सलाहियत खो चुके हैं। लिहाजा अपनी नाकामी छुपाने और खौफ फैलाने के लिए अवामी इज्तिमात, मजहबी तकरीबात और निहत्ते शहरियों जैसे सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। सवाल यह है कि अफगान तालिबान रजीम आखिर कब तक दहशत गर्दों की पनाही करता रहेगा। पाक अफगान सरहद की बंदिश से ख़राब तरीन मौशी सूरत हाल के बावजूद अफगान रजीम अपने नापाक अज़ाइम से पीछे क्यों नहीं हट रहा। इस समेत मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अफगान शहरी जो हैं अब सॉफ्ट टारगेट्स यानी जो शादी की तकरीबात हैं उन पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है उसको एक बार फिर जो है उसकी पुष्पनाही अफगानिस्तान से हो रही है। बाज नहीं आ रहे अफगानिस्तान वाले। देखें, असल बात यह है कि अब ये जो चाहे वो हम कितना खारिज टीटीपी की बात करें या अफगान तालिबान रजीम की बात करें, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अब बहुत मुनज़्ज़म प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छे से 200 से 250 ऑपरेशन पर डे कर रहे हैं और अब इनकी कमर टूट चुकी है। दे हैव नो, इनका हौसला नहीं है कि ये अब हमारी सिक्योरिटी फोर्स का मुकाबला कर सकें। तो ये अब यही इन्होंने सोचा कि अवामी इज्तिमा होते हैं या शादी की तकारीब होती हैं, ऐसी जगह पर जाके ये अपने बच्चों को बरगला के कोशिश करते हैं कि हम जाके वहाँ पर खुद की बमबारी करें और वहाँ जाके इस तरह के नुकसान करते हैं, जो कि ये एक नहायत बुज़दिल अमल है। और अभी देखिए अकाबरीन के कमरे में जाके इन्होंने जिस तरीके से खुद को बुज़दिलाना हमला किया है, दिस स्पीक्स के इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और जिस तरीके से अब इन्होंने अपना आइन आपने देखा कि जो इतना आइन बनाया है, आप हैरान रह जाएंगी कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी थी। वो तो एक इंसानियत की मिसाल थी। उन्होंने कहा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। डेंट से कि मुसलमानों का कत्ल, किसी इंसान का कत्ल। ब्रिगेडियर साहब, अभी आप आइन की भी बात कर रहे हैं। एक उनका जो है वो खुद से बनाकर खुद साख्ता तौर पर बैठे हुए हैं और उस आइन के अंदर जो है वो दूसरे मुसलमानों के कत्लेआम की इजाज़त है। सिर्फ मुसलमानों तक बात नहीं, अब तो ये दुनिया भर में फैल कर जो है वो अफगानिस्तान के जहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या आता है वहाँ एक अफगान शहरी का जो है वो सुराग निकलता है कि वहाँ पर जो है वो एक अफगानी है। अब ये बताइए कि ये जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं इनकी रोकथाम के लिए किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है। सरहदों पर तो हमारे जवान खड़े हैं, अब ये शादी की तकरीबात में हम लोग को कैसे रोकेंगे? आई थिंक इसके लिए बेहतर यही है कि जो सोसाइटी को खुद अपनी जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए और सिक्योरिटी आपके पास गार्ड्स हैं, पुलिस है, लोकल पुलिस की मदद हासिल करें। आपके पास दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आपके पास डिफरेंट एफसी के जो नौजवान हैं, उनको आप उनकी कंपनी चल रही है उनको हायर करें। ठीक है। और जहाँ जहाँ से डर होता है आपको जरूर उन रास्तों के ऊपर गार्ड करें। लेकिन हर जगह पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद नहीं हो सकता।
इसलिए और हमारे माशाल्लाह हमारे ख़ास तौर पे कब ये जितने भी एरियाज़ हैं, कबायली एरियाज़ में, इनमें हर एक के पास हथियार है और हर एक को चलाना आता है। तो वहीं जो उन्हीं अपने लोगों के, अपनी फैमिली के लोगों के कुछ नौजवानों को चाहिए कि वो ये ख़ास तौर पे सिक्योरिटी में देखें कि वो चादर पहन के कुछ बमबार अगर अंदर आया है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर सबको बेफ़िक्र बिला झिझक, बिला शर्म सबकी तलाशी लें। ठीक है। ताकि आपको पता चल जाएगा, फ़ौरन पता चल जाएगा इसने क्या पहना हुआ है, इसके क्या इरादे हैं। और बिफोर समथिंग हैपेंस, और ये चेकिंग करनी चाहिए कम से कम 50 गज दूर जहाँ पर आपका इज्तिमा होना है वहाँ पर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता खुद कुछ अपने को दिमाग से उड़ा भी ले, तो कम से कम ज़्यादा नुकसान ना हो। हमें एज़ अ सोसाइटी भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और हमारे माशाल्लाह इस एरिया में जितने कबायली इलाके हैं, दे आर ऑल विथ लॉट ऑफ वेपन्स। इनको तो आपको पता है हर बच्चे को हथियार चलाना आता है, तो इसलिए इस चीज़ में अपनी हिफाज़त खुद भी करने के लिए ज़रूर कोशिश ठीक है, करें। एज़ ए सोसाइटी सिक्योरिटी अभी फोर्स अपना जो है वो किरदार एक अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अब अगर हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाक अफ़गान सरहद बंद है। पूरी दुनिया में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इस वक्त अफ़गान जहाँ नाम आता है वहाँ मुश्किल का नाम शुरू हो जाता है, क्योंकि अफ़गानियों के लिए पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, वीज़े बंद हो रहे हैं, इमिग्रेशंस बंद हो रही हैं, वापस भेजा जा रहा है उनको, लेकिन इसके बावजूद वो दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान को एज ए नेशन, एज ए स्टेट, क्या सख्त इकदामात मज़ीद जो है वो, अगर हम ये जो तालिबान रजीम है इसकी बात करें, तो इसके ख़िलाफ़ लेने की ज़रूरत है? देखें, इसमें आप ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम वो हमारी है केपीके के अंदर। ठीक है। केपीके की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होल हार्टेडली, और जो बार-बार फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने बात की है कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम के एक तो पूरी कौम को यकजा होना है, पूरी कौम यकजा है, सिवाय केपीके में अवाम साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो भी बाकी तीनों प्रोविंस की तरह आप साथ खड़े हों और ठीक हो साथ गया। कोऑपरेट करें। नंबर 2 बात ये कि इलीगल फैक्टर में जो हुंडी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, टायर स्मगलिंग, स्मगल गाड़ियाँ आती हैं, ये जो पैसा फनल होता है टुवर्ड टेररिज्म के अंदर, फाइनेंशियल टेररिज्म में, इसको रोकने के लिए ये वहाँ की हुकूमत को चाहिए। इसमें कुछ गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस हैं, कुछ लोग इसमें बिजनेसमैन हैं, इनको यू हैव टू टारगेट और उनको आप निकालें। और सेकंड, जो पेशावर अफगानिस्तान, ये हमारे केपीके में जितने इलीगल अफगानीज हैं, ठीक है। 43 कैंप में थे, 35 सिर्फ निकाले हैं, 38 कैंप अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। इन सबको निकालें। दे आर द मोस्ट नर्सरी है यहाँ पर, जहाँ पर ये पैदा होते हैं, वो ट्रेन किया जाता है, और यहीं से ये दूसरे फैन आउट होते हैं दूसरे इलाकों में भी, क्योंकि बॉर्डर फील किया हुआ है। ना वजह इसमें ये स्मगलिंग हो सकती है, ना वेपन स्मगल हो सकता है। ये जो लोग पहले आ जाते थे वो भी बंद किया हुआ है, तो आपको विद इन आइंदा जो आएंगे उनको अब हमने रोकना है। तो अच्छा, ये ब्रिगेडियर सारी साहब, आप प्रॉब्लम केपीके की बात कर रहे हैं तो मैं वादी तीरा का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहूँगी। आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज वजारत इत्तलात को एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी। गुज़श्ता रात को, रात गए ये प्रेस रिलीज़ सामने आई, और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वादी तीरा जो है वो खाली कराया जाने लग गया है, खाली वहाँ पे सारे जो वहाँ के जो शहरी हैं उनको निकालने की बात होने लगी कि वहाँ से जो है वो इस वक्त जो है वो इनखला का अमल जो है वो शुरू किया गया है, तो वजारत इत्तलात को इसकी तरदीद करनी पड़ी। तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त वादी तीरा की मजमूई सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ऑपरेशन भी जारी है इंटेलिजेंस बेस्ड, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का मामला भी है, जो जिनकी जो सूबाई क़यादत है वो ऑन बोर्ड भी है और नहीं भी है, मानते भी हैं और नहीं भी मानते, तो ये मखमसा जो है वो ये बरकरार है अभी तक। नहीं है। देखें, इसमें बात ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, अकाबरीन हैं, जरगा है, उनकी कॉन्फ्रेंस से उनको बता के ठीक है। एक ऑपरेशन, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, तो यू हैव टू कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, क्लीन ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए उनको ब्रीक कॉन्फिडेंस में लेके, केपी गवर्नमेंट को लेके ठीक है। इनको वहाँ से शिफ्टिंग की जाए। लेकिन वो जो इसमें शक हो सकता है, सबको नहीं निकाला जा रहा, बल्कि जो लोग भी किसी किस्म की उनके साथ कोई इंफॉर्मेशन हैं, उनको वहाँ से, जो बेचारे मजलूम लोग हैं, उनको शिफ्ट करें सेफ जगह फॉर सम पीरियड के लिए, और वो भी उनको उसकी अकोमोडेशन दी जा रही है, ताकि एरिया को क्लियर करके। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप एरिया को क्लियर करते हैं, हम्म। उसके बाद वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, दे हैव टू गो एंड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फौज क्लियर करती है, होल्ड करती है, फिर उसके बाद आपने उसको जो रिटेन करना होता है, हैंड ओवर करना होता है, वो सिविल गवर्नमेंट को करते हैं। तो वो जो अगर नहीं होगी, तो फिर अगर फौज निकलेगी तो फिर वो आ जाएंगे। इसलिए वहाँ ये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फिर लोगों को वापस रिहेबिलिटेट करे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हमारे में कमी जिसकी वजह से हम बहुत ब्रिगेडियर साहब, उनके एरिया अपने डीसी और उनकी अपनी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ऑन बोर्ड है, उनके साथ मिलकर फैसले हो रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम हो रहे हैं, और उनके अपने जो वज़ीर आला हैं और उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं वो शोज़ के अंदर बैठकर, और हमने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने ये बात कही कि उनको तो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो उन्हीं की ज़िला इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लिया गया ना। अब डीसी तो किसी और के अंडर नहीं होते। देखें, देयर इज अ प्रिंसिपल, जब आप फेडरल गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर रहे तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कमिश्नर अपने चीफ सेक्रेटरी से इन टच है, ठीक। चीफ सेक्रेटरी अपने वजीर आला से इन टच है। इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन। इसमें तो आपको खुद ब खुद होना चाहिए। देखें, आपकी ऑपरेशन हो रहा है, आप लाताल्लुक भी नहीं हो सकते हैं। आप खुद चेक करें, बात करें, मिलें। व्हाई हु स्टॉप चीफ मिनिस्टर टू गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बताएं कि जी मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमें अपडेट करें। और प्राइम मिनिस्टर शुड आल्सो बी टॉकिंग टू हिम, उनको बताना चाहिए ताकि ये देखें कि इस नेशनल लेवल के ऊपर इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन। आप जहाँ भी इब्हाम होगा वहाँ पर ऑपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी। सो इट हैज़ टू बोथ साइड्स इसको अच्छे से करें ताकि मुल्क से वन फॉर ऑल, हम इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, इतनी शहादतें दे रही हैं, इसका कोई आपको फिर उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। रिजल्ट इज के वहाँ पर अमन हो, आवाम आराम से रात को अपनी फैमिली से फिर रहे हो, कोई डर ना हो। दैट इज व्हाट द रिवॉर्ड द आर्म्ड फोर्सेस वांट टू गेट इट लेटर ऑन। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना दिफाई तज्जिया रख रहे थे जो मजमूई तौर पर इस वक्त केपी में सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान की जानिब से जो है वो दहशतगर्दी और दरअंदाजी का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर जारी है। अब यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ खेलों की दुनिया से आपके सामने तज्जियात रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बेनकाब करेंगे कि किस तरह ताकत, सियासत और मफादात ने क्रिकेट को यरगमाल बना रखा है। आईसीसी कैसे भारत की खुशनुदी के लिए खेल के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ इतनी दरख्वास्त की थी कि सिक्योरिटी खदशात के बायस उनके मैचेस भारत के बजाय श्रीलंका मुंतकिल कर दिए जाएं, मगर आईसीसी ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नतीजतन बांग्लादेश को सज़ा ये मिली कि उसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई। क्या आईसीसी ने यह सोचा कि गैर महफूज भारत में खिलाड़ियों की जान की कोई अहमियत नहीं, या फिर आईसीसी के फैसले मेरिट पर नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड की मर्जी पर होते हैं? ये सवालात तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत के सवाल पर उनका ये कहना था कि यह फैसला वजीर आजम ने करना है, हम आईसीसी के नहीं बल्कि हुकूमत के ताबे हैं। अब दूसरी तरफ आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम नैयर, और थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। याहिया, ये बताइएगा कि ये जो आईसीसी है वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया है, क्योंकि सूरत हाल तो यही दिखाई दे रही है कि वहाँ पर मामला जो है वो बांग्लादेश का था, और उस बांग्लादेश के मामले को हटा के श्रीलंका को बीच में डाल दिया गया। तो ये सारा मुद्दा क्या है? बिल्कुल ठीक है नैयर, ये सिर्फ आपकी राय नहीं है, ये उन तमाम लोगों की राय है जो कि खेल को फॉलो करते हैं, जो कि खेल को खेल के मैदान से देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चंद सालों से भारत को लगता है कि वो एशिया में राज करता है। भारत की ये खुशफहमी हमने पिछले साल जंग में दूर कर दी थी, और अब क्रिकेट में वो इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। इस खुशफहमी को हमने पिछले साल उस वक्त दूर किया जब चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पाकिस्तान आकर खेलने से मना किया, तो हमने फिर उनसे ये कहा कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने वही किया, और अब 3 साल के लिए तय हो गया कि भारत पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे। और अब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने मैच जो है वो श्रीलंका में जाकर खेलेगा। इस वर्ल्ड कप में भारत के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो भी पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में 8 तारीख को जो फाइनल खेला जाना है वो फिर श्रीलंका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक और भारत को खिदमत का, अजीमत का सामना करना पड़ेगा। यानी वो जो बायकॉट की बातें सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान भी बायकॉट कर दे बांग्लादेश के बाद, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, लेकिन जिस तरह भी आपने अपने इंट्रो में कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कहा
कि हम वो करेंगे जो हमारे हुकूमत हमको कहेगी। हम जी। अपनी हुकूमत की ताबे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताबे नहीं है। और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी कुछ नहीं कर सकेगा अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मना कर दिया कि आपने इंटरनेशनली बांग्लादेश को दीवार से लगाने की कोशिश की है। और हम बांग्लादेश के साथ इस वक्त जो दामे दर में सुख में खड़े हैं, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, ना ये बांग्लादेश की हार है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जीत है। ये क्रिकेट के लिए एक स्याह और अफसोसनाक फैसला है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया कि लेकिन ये बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल करने का क्या मेरिट था? बिल्कुल ठीक है आपने, ये वो मेरिट था जो कि अपनी हटदर्मी दिखा रहा था भारत। देखिए ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम से आउट जी, किया बिल्कुल। गया। और बांग्लादेश का बिल्कुल दुरुस्त मौके था, अगर आप हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी देंगे। बिल्कुल दुरुस्त जगह पर बांग्लादेश खड़ा था। और बांग्लादेश ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर आप पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका लेकर जा सकते हैं तो हमारे मैचेस क्यों नहीं लेकर जा सकते। काउंसिल को का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मुल्कों के जो ग्रुप था उसमें 12 बांग्लादेश के खिलाफ चले गए। तो आज ये बांग्लादेश के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा तारीख में जो है वो याद रखा जाएगा। उसने एक छोटे मुल्क के साथ, उसने एक ऐसे मुल्क के साथ जो टेस्ट स्टेटस रखता है, उसके साथ खड़े होकर दुनिया को पैगाम दिया है कि हम हक के साथ खड़े हैं। लेकिन चले यहाँ पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हटदर्मी दिखा ली, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हटदर्मी दिखा ली, लेकिन बॉल अभी पाकिस्तान के कोर्ट में है। अगर हुकूमत ने वक्त से मना कर दिया कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नाम नहाद दुकान जो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर चलती है, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर कमर्शियल मिलते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर टीवी राइट्स बिकते हैं, अगर ये मैच ही नहीं होगा तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान जो है वो खाली हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। भारत इस तरह की हठधर्मी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी करता रहा है। लेकिन ये कहिएगा कि अगर मोहसिन नकवी साहब की तरफ से एक बयान आया है, इंतहाई अहम बयान है, लेकिन आईसीसी अपने लाडले बच्चे के मुकाबले में इस बयान को क्या अहमियत देगा? लाडला बच्चा उनका जो है वो आप देखें कि जो भारत है वो है, तो भारत का उसके ऊपर असर रसूख इतना है कि वो पाकिस्तान के बयानात को कितनी अहमियत देगा? लाडले बच्चे को तो प्यार कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन जो पाकिस्तान ने आंखें दिखाई हैं, जो पाकिस्तान ने उसूली मौक़िफ़ का मुज़ाहरा किया है, उस पे उनके दांतों के नीचे से पसीना आ गया है। इस वक्त उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। अगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, पाकिस्तान ने मना कर दिया, बांग्लादेश के ना आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश के ना आने से टीवी राइट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया तो पाकिस्तान की जगह वो युगांडा को खिलाकर वो नताइज हासिल नहीं कर सकते। ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की दुकान बंद हो जाएगी। एक ऐसी दुकान जिसके शटर नीचे डालने के बाद आपको ताला लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सिर्फ चलती ही पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बेहतर अंदाज में इस बात का अंदाजा है, इस बात का इदराक है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के लिए आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरत है कि कल किसी भी टीम के साथ, आज बांग्लादेश के साथ हुआ है, कल किसी भी टीम के साथ जो है वो इस तरह का सलूक जो है वो आईसीसी की जानिब से हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही हम जिक्र कर रहे थे कि आज पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, तो इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? कप्तान जो है वो सलमान अली आगा हैं। बहुत ही बैलेंस टीम है। और अगर आपका ये सवाल है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम वजीर आजम से पूछेंगे, दूसरी तरफ आपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, तो देखिए जो टीम है वो तो अपनी तैयारी पूरी रखेगी। क्रिकेट बोर्ड जो है अगर उसको हुकूमत ने मना कर दिया तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन आपने एसओपीज को पूरे करने हैं ना। हमने उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है जो कि वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आगे हुकूमत क्या फैसला करती है वो एक अलग बात है। सवाल आपका पाकिस्तान टीम को लेकर है, अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा। आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस टीम है। आप कह रहे हैं कि बैलेंस है, तो ख्वाजा नाफे जो हैं वो उन्होंने तो सिर्फ एक T20 मैच खेला है, उनको वर्ल्ड कप खिला रहे हैं, तो वो बैलेंस कर पाएंगे इसको? देखिए आप 11 खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे, 15 रुकनी स्क्वाड होता है। आपकी फर्स्ट चॉइस जो है वो विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान खान है। आपने वर्ल्ड कप से पहले काफी विकेट कीपर्स को ट्राई किया, हसीबुल्ला को ट्राई किया, आपने मौका दिया हारिस को, उसके बाद अब आप उस्मान की तरफ गए हैं। उनके बैकअप के तौर पर आपने ख्वाजा नाफे को रखा है, वो इतने बुरे नहीं है। और T20 क्रिकेट में ऑलराउंडर्स के ऊपर आपकी जो हेड कोच है माइक हेसन वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। आपको याद होगा जब लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान और यूएई में, तो हम बात कर रहे थे कि स्पिनर्स का बड़ा रोल होगा, लेकिन हमारी सिलेक्शन कमेटी जो थी वो इस बात पर डटी हुई थी कि नहीं जी, कुछ दिलशाह हैं इस टीम के अंदर, अबरार हैं, काफी हैं, बाकी स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि हमारी टीम पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ी। इस टीम में 5 स्पिनर हैं, इस टीम में हारिस रऊफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मुतवाज़िन टीम में हसन नवाज भी नहीं है या जिनके बारे में कप्तान साहब ने कहा था कि वो नहीं होंगे तो मेरी कप्तानी पे सवाल होगा।
देखिए, हसन नवाज को मौके दिए गए, लेकिन अब इस टीम में टू मच ऑलराउंडर हैं। और इस टीम के जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है नैयर, वो ये है कि इस टीम के अंदर अपनी ही मुकाबला चल रहा है। बाबर आजम का मुकाबला कप्तान सलमान अली आगा से है। इस फिल्म में अबरार का मुकाबला उस्मान तारिक से है। फास्ट बॉलिंग में शाहीन शाफी भी है, सलमान है, उसके साथ नसीम शाह है। फिर अगर आप ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, टू मच आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, क्वालिटी। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? पिछले बहुत सारे मैचों में कोई खास सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस उनकी नहीं थी, अप टू द मार्क नहीं थी, ये तमाम तज्जियाकार जो है वो उनके हवाले से कह रहे थे। और अब उनकी कप्तानी में आप समझ रहे हैं कि वो इतने फिट हैं कि वो जो है वो वर्ल्ड कप के लिए बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। साल 2025 में हमने 34 T20 मैच खेले और उसमें सबसे ज्यादा 700 प्लस रन साहबजादा फरहान ने बनाए। और दूसरे कामयाब बैट्समैन जो थे वो सलमान अली आगा थे, जिन्होंने 600 प्लस रन बनाए। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती? लास्ट T20 मैच में श्रीलंका में उन्होंने 12 गेंदों पर 45 रन की इनिंग खेली है और अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया है। वो इस टीम का सिर्फ कप्तान नहीं है, वो इस टीम का इंतहाई अहम खिलाड़ी है, इस टीम का इंतहाई अहम बैट्समैन है। और सबसे बड़ी बात कि ये परफॉर्मेंस सलमान अली आगा ने 34 मैचों में 600 प्लस की ऐसे मौके पर दी है जब उनका कोई नंबर ही सेट नहीं है। कभी वो 3 पर खेल रहे हैं, कभी वो 4 पर खेल रहे हैं, कभी वो 5 पर खेल रहे हैं। इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद एक परफॉर्मर अगर 600 प्लस साल में रन करके सेकंड टॉप स्कोरर बनता है तो उस पर सवाल उठाना बिल्कुल ही हिमाकत वाली। बहुत शुक्रिया याहिया हुसैनी आपका। याहिया हुसैनी हमें कह रहे थे कि सलमान अली आगा जो है उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस माजी में दिखाई है और उसके ऊपर सवाल उठाना बनता नहीं है अगर तज्जियाकारों की जानिब से उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।